नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड है। और इसके अलावा कहीं भी आपको जहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस आप पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ये सब टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और उनमें से एक टॉपिक आपका है डब्ल्यू टी ओ की इसका काम क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्यों बनाया गया था, कैसे बना था और इसके पीछे क्या कहानी है और आज का रेलेवेंस क्या है वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर। इसको किस तरह से अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जो किया जाता है उसमें डब्ल्यू की क्या भूमिका रहती है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आप पेशेंस रखकर इसको देखिएगा और जो पॉइंट आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं और या फिर आपको लगता है कि इसके नोट्स बनाने चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं, बहुत ही रोचक हिस्ट्री है इसकी, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर से पहले एक फेज़ था जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन कुछ भी नहीं, डिप्रेशन का मतलब ये होता है जब किसी इकॉनमी की ग्रोथ रेट लगातार निगेटिव में रहती है कई सालों तक नहीं, कई क्वार्टर्स तक, या 2 या 3 से ज़्यादा क्वार्टर अगर आपकी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली जाती है तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं इकोनॉमिक की भाषा में। तो ये चल रहा था और जो 1929 की जो मंदी थी, इसको इसको हिंदी में मंदी बोलते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। ये मुझे लग रहा है 3-4 साल कम से कम चला था, 1929 से लेकर 33 तक चला था। तो उसी बीच बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, इकॉनमी डाउन थी, बहुत सी दिक्कत थी। इससे जो कंट्रीज़ थी आपस में ट्रेड, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा कम कर दिया था। जो कंट्री है अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर कंट्री ने एक अपनी कंट्री में टैरिफ लगाना चालू किया, ज़्यादा मात्रा में टैरिफ लगाना चालू किया। टैरिफ का मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी कंट्री को माल बेचती है तो जो इम्पोर्टिंग कंट्री होती है वो अपनी कंट्री में माल को लाने के लिए किसी दूसरी कंट्री के माल के ऊपर लगाती है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटी लगाती है, ड्यूटी मतलब टैक्स लगाती है, जो हमारे यहाँ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसको हम टैरिफ बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की भाषा में। तो ये होता है टैरिफ। तो उन टैरिफ्स की वजह से कह सकते हैं कि आप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एक टैरिफ वॉर चल रहा था उस टाइम पे। टैरिफ वॉर एक वन ऑफ द रीजन था आपके वर्ल्ड वॉर 2 का। बाकी जो आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर की वजह से चालू हुआ था। चलिए हम वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं जाते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। तो इसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब चीज़ें सुधरने लगी, मतलब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद में चीज़ें सुधरना चालू हुई। तो उस टाइम एक संस्था थी यूनाइटेड नेशंस, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब हम देखते हैं उसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको शॉर्ट में, लेकिन इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस थी आपकी 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 के बीच में हुई थी और ये इसमें 44 एलाइड नेशंस थे, एलाइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी आपकी संस्था, जो मेन संस्था थी, वो थी आपकी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, जिसको कहते थे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पास नहीं होने दिया गया उस टाइम पर और ये पास नहीं हो पाया मेनली यूएसए की वजह से। यूएसए नहीं चाहता था कि कोई ऐसी संस्था बने जो ट्रेड को फैसिलिटेट करे, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाए, क्योंकि उसको पता नहीं किस चीज़ का डर था उस टाइम पे। और जो बाकी की कंट्रीज़ थी उसने देखा कि अगर यूएसए नहीं मान रहा है, उस टाइम का सुपर पावर था वो उस टाइम पे, अभी भी है आप कह सकते हैं। तो यूएसए के बिना अगर किसी ऐसी संस्था को बनाया जाना जिसमें ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, तो वो इतना खास कह सकते हैं कि आप अच्छा आइडिया नहीं था उस टाइम, इसीलिए उन्होंने ड्रॉप किया इस आइडिया को। यानी कि आपकी आईबीआरडी और आईएमएफ उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकली 2 संस्थाएं हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रेटन वुड्स के ट्विन्स किसे कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आईबीआरडी और आईएमएफ, ठीक है। तो इन दोनों संस्थाओं का जन्म हो गया उस टाइम पर 1944 के आसपास। लेकिन आपका जो आईटीओ था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वो उस टाइम नहीं बन पाया था। तो इसकी जगह पर कुछ कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर कंसेशंस किया और कह सकते हैं मीटिंग करी उन्होंने। तो एक संस्था जी थी जो उसको यहाँ पर बनाया। जो संस्था आपकी निकल कर आई आपकी ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस के बाद, जो आईटीओ नहीं बन पाया, उसके साथ साथ एक संस्था बनी जिसका नाम था गैट। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक सिर्फ सिंपल सा एग्रीमेंट था। तो गैट का पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। तो ये साइन किया गया था जेनेवा में। स्विट्ज़रलैंड जो शहर है, स्विट्ज़रलैंड का जो देश है उसमें एक शहर है जेनेवा। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, आप जानते होंगे। डब्ल्यूटीओ का भी है, वो गैट का भी वहीं था।
जो ये कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, और इसने इफेक्ट में आई, जो ये गैट का जो एग्रीमेंट है वो इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1948 को। इस एग्रीमेंट पर 23 नेशंस ने यानी कि 23 देशों ने साइन किए थे। और देखिए यहाँ पर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से WTO आया था। तो आप कह सकते हैं कि जो गैट है, गैट की जगह पर WTO आया है। तो पहले हम गैट को देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट है, गैट किस किस चीज़ों पर बेस्ड था, यानी कि किस किस चीज़ों पर काम करता था। पहला तो ये था कि ये लिमिटेड था रिमूविंग टैरिफ्स ऑन द मर्चेंडाइज गुड्स। इसमें सिर्फ गुड्स की बात होती थी, यानी कि सर्विसेज की बात नहीं होती थी, यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात होती थी। इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन एग्रीमेंट। मैंने पहले बताया आपको कि ये कोई संस्था नहीं थी, ये सिर्फ एग्रीमेंट था। बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड चीज़ें यहाँ पर करी गई थी, और एग्रीमेंट करके कुछ कंट्रीज़ ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था कि ऐसे ऐसे हम ट्रेड करेंगे, इस तरह से हम टैरिफ लगाएंगे आपस में। तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था छोटा सा। इसके अलावा यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो थी, जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ बुलाते थे, ना कि मेंबर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मेंबर नहीं बुलाते थे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपना अगर जो अपने देश में जो डोमेस्टिक लॉ अपनाते हैं उसको आप चलाते रहिए, और बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है यानी कि विदेशी व्यापार होता है उसमें आप अपना अलग तरीके से चलाइए। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बाउंडिंग नहीं था ये, किसी कंट्री के ऊपर बाउंड नहीं करता था कि आप ऐसे काम करेंगे, ऐसे ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ें इसीलिए इतनी सक्सेस नहीं हो पाया ये। और गैट का जो अस्तित्व है काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जो ट्रेड राउंड्स होते हैं, ट्रेड राउंड्स का मतलब ये होता है कि जब गैट के अंदर कोई मीटिंग होती थी उसको हम राउंड बुलाते थे। ठीक है, तो ये जो राउंड है आपके 8 राउंड हुए हैं टोटल, गैट के अंडर में सिर्फ 8 राउंड हुए हैं। तो पहला राउंड तो आप जेनेवा में जहाँ पर गैट निकल कर आया था, सामने आया था, अस्तित्व में आया था, पहला वो राउंड था। दूसरा जो सबसे लास्ट वाला जो राउंड था, मेन जो इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड जो है, उरुग्वे राउंड से ही आपका WTO निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, चलिए अब हम जंप करते हैं WTO के ऊपर। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उरुग्वे राउंड जो स्टार्ट हुआ था 1986 से स्टार्ट हुआ था, 1986 से लगाकर 1994 तक आपका ये चलता रहा है, और कई सारे मंचों पर कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई उसको लेकर, और बहुत सारी कंट्रीज के बीच में मतभेद भी हुए और बातें हुई, चर्चाएं हुई, आप कह सकते हैं। तो WTO को बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा फैक्ट है, WTO के अंदर सिर्फ एक ट्रेड राउंड हुआ है, जो दोहा में हुआ था 2001 में। ठीक है, तो ये है, और मैं अभी आपको बताऊंगा दोहा में क्या हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं WTO का थोड़ा अस्तित्व कैसे आया, WTO किस तरह से बनाया गया। तो WTO का मैंने बताया आपको, उरुग्वे राउंड में इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, और बहुत सारे देशों में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई इसके ऊपर, और काफ़ी टाइम तक कह सकते हैं 86 से लगा के 94 तक कई मंचों पर ये डिस्प्यूटेड रहा। और लेकिन लास्ट में जो डंकल का प्रारूप है, जिसको हम डंकल प्रारूप बोलते हैं, जब डंकल उस टाइम के गैट के चेयरपर्सन थे, या WTO के साइनिंग की जो डेट थी वो थी अप्रैल 1994 की। ठीक है, अप्रैल 1994 में 123 देशों ने इस पर साइन किए थे, और उसके बाद में जिन्होंने नहीं किया था, कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, तो उन सभी को टाइम दिया गया था अप्रैल 94 से 1 जनवरी 1995 तक का सबको टाइम दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अप्रैल से पूरा दिसंबर तक के जो टाइम था, वहाँ पर दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे आपका WTO भी एग्जिस्ट कर रहा था और गैट भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो लास्ट में जब 1 जनवरी 1995 को पूरी तरह से WTO ने गैट की जगह ले ली, और इस समय इसके जो मेंबर्स हैं 164 मेंबर्स हैं WTO के। ठीक है, और गैट का जो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में ही है, जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश है। आप देखते हैं यहाँ पर कि तीनों ही आपकी कॉलोनियल पावर रह चुके हैं। तो ठीक है, इसके बाद में हम ग्रैंड बार्गेन की बात कर लेते हैं। बहुत ही एक कॉन्सेप्ट चलता है WTO की गलियों में इसमें कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने WTO के अंदर में, देखो WTO के अंदर में कई सारे कंट्रीज़ हैं आपस में, तो वहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है कि आप देखते हैं पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। पहली है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जो कंट्रीज़ डेवलप कर गई हैं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी अपना इंडस्ट्रियलाइज़ कर लिया अपने आप को, जैसे जिसमें आपका USA आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, और आपका जापान आता है। ये सब कंट्रीज़ आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप हो चुकी हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज़ जो अभी भी डेवलप कर रही हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है। चाइना को मुझे लगता है इस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, लेकिन चलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, तो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा बार्गेन हुआ। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव चला। तो उसमें क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज ने माना कि हम WTO में इंक्लूड करेंगे
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और टेक्सटाइल को, यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो लोग एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने तो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि हम आपकी जो अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम WTO के अंडर में लाएंगे, और आप भी एक काम करिए, सर्विसेज को और IPRs को इंक्लूड करिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की जो मांगे थी वो पूरी करी गई और WTO अस्तित्व में आया फाइनली। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, WTO के प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, आप भेदभाव नहीं करेंगे। साथ में हम मोस्ट फेवर्ड का टैग लगा देते हैं, कहते हैं कि वो जैसा बंदा है, जैसे हमारे यहाँ जो माल बिक रहा है वैसा ही माल हम उसके यहाँ भी बेचेंगे, तो ये होता है। और एक होता है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, इसमें कहा जाता है कि हम अपने जो कंट्री में माल बना है, जो माल हमारी कंट्री में बना है वैसा ही माल अगर दूसरी कंट्री से आ रहा है तो उसको हम अलग नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसको अपने ही जैसा ट्रीट करेंगे, ये होता है। रेसिप्रोसिटी का एक प्रिंसिपल आता है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जैसा अगर कोई कंट्री आपकी अगर कोई कंट्री आपको कुछ छूट दे रही है तो आपको रेसिप्रोट करना चाहिए, रेसिप्रोसिटी आपको दिखानी चाहिए कि वहाँ पर आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, यानी कि आपको अगर कोई आपके साथ भला करता है तो आप भी भला करिए, ये इसका एक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इसकी बॉडीज़ हैं, आप कह सकते हैं, जिसमें कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये एपेक्स लेवल की सबसे ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती है मिनिस्ट्रियल लेवल पर होती है। यहाँ पर आपके हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जा सकते हैं, आपका स्टेट का जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा जो साधन होता है वो यही होता है, और इसकी जो मीटिंग होती है 2 साल में एक बार ज़रूर होती है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, और अभी मैं आपको अपडेट करूँगा आगे। इसके बाद में हम देखते हैं जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जब सबसे आसान है, और यहाँ पर इसकी मीटिंग लगातार होती रहती है, रेगुलर मीटिंग होती है इसकी, मंथ में 2 बार भी हो सकती है और इस महीने में 1 बार भी हो सकती है, तो ये है। और इसके बाद में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को हम जनरल काउंसिल ही डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है, और जनरल काउंसिल ही आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का भी काम करती है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का काम मतलब ये होता है, जैसे इंडिया ने कोई ट्रेड पॉलिसी बनाई, अपनी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी बनाई, तो उसको WTO रिव्यू करती है। WTO की एक जो जनरल काउंसिल है वो रिव्यू करती है, तो उसको हम जनरल काउंसिल को ही हम डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के भी कहते हैं, और जनरल काउंसिल को ही हम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी है उसको 4 साल में एक बार रिव्यू किया जाता है, और यूरोपियन यूनियन जो है आपका ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, वहाँ पर 2 बार मतलब साल में दो साल में एक बार उसको रिव्यू करने का मौका मिलता है। तो ये है सारा जो चीज़ें हैं यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ भी आप देख ली। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ एग्रीमेंट्स जो WTO के अंदर भी कराए गए थे कंट्रीज़ के बीच में, उनमें क्या क्या था। सबसे पहला जो एग्रीमेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। देखिए ये चीज़ है, देखिए यहाँ पर 4 टाइप की जो सब्सिडीज़ होती हैं उनको दिखाया है मैंने यहाँ पर। इंटरप्राइज सब्सिडी होती है, एक इंटरप्राइज के ऊपर सब्सिडी लगाई जाती है मान लो, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं, इंटरप्राइज की सब्सिडी। सबसे पहले अब तो आप यही समझिए कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी का मतलब ये होता है जब कोई कंट्री अपने बिजनेसमैन्स को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको कुछ छूट देती है, ड्यूटी में छूट देती है, तो उसको हम सब्सिडी बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर एक इंटरप्राइज में सब्सिडी दी जा रही है तो उसको हम इंटरप्राइज सब्सिडी बोलते हैं। एक इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल की इंडस्ट्री है, तो मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग में सारी कंपनियां लगी हैं, जो मान लीजिए सारी कंपनियां जो मोबाइल बनाती हैं, उन सभी को, मोबाइल की इंडस्ट्री को पूरी सभी को अगर सब्सिडी दी जाती है तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। एक होती है रीजनल सब्सिडी, होती है जब WTO के द्वारा किसी रीजन को, जैसे मान लीजिए अफ्रीका की सारी कंट्रीज़ को कहा जाए कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, इसमें ये माल आप प्रोड्यूस करिए तो इसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रीजनल सब्सिडी। कुछ सब्सिडी रहती है जो प्रोहिबिटेड है, मतलब रोका जाता है उनको कि यहाँ पर आप सब्सिडी नहीं देंगे, जैसे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, मान लीजिए अल्कोहल है, टबैको है, उसके ऊपर प्रोहिबिट किया गया कि कोई कंट्री सब्सिडी नहीं देगी, क्योंकि अगर सब्सिडी देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, तो फिर वो जो वो प्रोडक्ट है जो कह सकते हैं कि आप समाज के लिए अच्छा नहीं है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए प्रोहिबिट किया जाता है WTO के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी को पहले समझिए। काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट आता है आपकी कंट्री में, और उस पर उस कंट्री जो जहाँ से माल आ रहा है, जिस कंट्री से, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सब्सिडी दी होगी, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ पर इसीलिए सस्ता आ रहा है आपकी कंट्री में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने उस पर सब्सिडी लगाई थी। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक जो आपकी मार्केट है उसी प्रोडक्ट की, वो हार्म ना हो, उसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए आप यहाँ पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं।
ड्यूटी लगा देंगे आप उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट सस्ता, तो वहाँ से सस्ता आ रहा था, तो उस पर अगर आप ड्यूटी लगा देते हैं तो वो माल यहाँ पर पैरेलल में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए ये चीज़ करते हैं, तो उसको हम काउंटर वैलिंग ड्यूटी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, उसमें क्या होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी नहीं दे रही है, लेकिन वहाँ का जो इंडस्ट्री जो वहाँ का जो बिजनेसमैन है वो उस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट को कम दाम पर, खुद ही कम दाम पर बेच रहा है यहाँ पर। उसको अपना नुकसान उठाकर वो चीज़ करता है, क्योंकि वहाँ पर चाहता है कि हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, और जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसी प्रोडक्ट के, उनकी मार्केट ख़राब करने के लिए करता है। तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि वहाँ से डंपिंग हो क्या रहा है। डंपिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर जैसे वहाँ पर उसकी कंट्री में वही जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का बिकता है, लेकिन यहाँ पर उसी प्रोडक्ट को वो 5 रुपये में बेचता है जब आकर, तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं, यानी कि अपनी कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर कम करके पैसा बेच रहा है वो। ठीक है। तो उसको हम एंटी डंपिंग बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं तो उसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, यानी कि उसको हम बराबर करना चाहते हैं। यानी कि वो जो प्राइस वहाँ पर था 10 रुपये, वही हम यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ पर 5 रुपये अपना ड्यूटी लगा देते हैं, और उस ड्यूटी को हम पैरेलल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ड्यूटी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो फिर एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से डिटेल में समझा दूंगा। चलिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जैसा कि हम जानते हैं गैट में, जो गैट एक संस्था थी जो WTO से पहले थी, उसमें सिर्फ गुड्स की बात करी जाती थी, वहाँ पर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन उसी कमी को पूरी करते हुए यहाँ पर WTO में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया। सर्विसेज का मतलब ये होता है जब आप किसी पर्सन से या संस्था से गुड्स की जगह पर सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं, वो वहाँ पर सर्विसेज को हम कहते हैं। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवाई के साथ में अपना कंसल्ट करता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कि आपको राय देता है, तो वो जो राय होती है उसके लिए सर्विस होती है। एक अकाउंटेंट की सर्विस होती है और टीचर्स की भी सर्विस होती है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो WTO के अंदर में सर्विसेज को 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं 4 मोड्स यहाँ पर हैं। पहला मोड जो आपका है सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। यहाँ पर जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सप्लाई को हम भेजते हैं, सिर्फ वहाँ पर कुछ पर्सन नहीं जाता है, सिर्फ अब सर्विसेज को भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेल कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, और फ़ोन कॉल कर दी, उस सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी उसको, तो यहाँ पर ये हो जाती है सर्विस थ्रू मेल और टेलीफोन, ये आपकी हो जाती है पहला मोड इसको बोलते हैं। दूसरा मोड होता है कंजम्पशन अब्रॉड। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन आपका दूसरी कंट्री में जाकर सर्विस को वहाँ पर कंज्यूम करता है। मान लीजिए आप किसी कंट्री में गए और वहाँ पर आपने टूरिस्ट बनकर गए, और टूरिस्ट बनकर आपने किसी कंट्री में होटल लिया, जाके वहाँ पर कुछ भी किया, आपने कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप उसको हम कहते हैं कंजम्पशन अब्रॉड, यानी कि दूसरी कंट्री में जाकर आपने कंज्यूम किया है उस सर्विस को। उसके बाद में आता है कॉमर्शियल प्रेजेंस। कॉमर्शियल प्रेजेंस का मतलब होता है कि आपने दूसरी कंट्री में जाकर अपना होटल खोल दिया, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं कॉमर्शियल प्रेजेंस। इसके बाद में आता है सबसे लास्ट का, जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है, सबसे मेन चीज़ होती है, वहाँ पर आता है आपका प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। जब कोई सर्विस प्रोवाइडर खुद जाकर दूसरी कंट्री में अपनी सर्विसेज देने लगता है, तो उसको हम प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिससे ब्रेन ड्रेन होता है, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं जो लोग होते हैं, तो उसको हम प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन बोलते हैं। इसके बाद जो अगला एग्रीमेंट WTO के अंदर किया गया था, उसको हम कहते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले आप समझ लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्ट का मतलब होता है माइंड, यानी कि जो आपका ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है, जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके द्वारा जब कोई प्रॉपर्टी बनाई जाती है, जैसे कि आपने कोई बुक लिखी है, उस बुक की जो रॉयल्टी है आपको मिलती रहती है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई आपकी। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग लिख दिया, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो पहले बनी हुई नहीं थी। मान लीजिए आपने एक कुछ ऐसा इनोवेशन कर दिया आपने, तो उसके ऊपर सिर्फ आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपके माइंड ने वो चीज़ बनाई है, इजाद करी है, इनोवेट करी है, तो आपको पूरा राइट दिया जाता है कि आप आपकी इनोवेशन के ऊपर आपको प्रॉफिट मिले, उसका आपको रेम्युनरेशन मिले, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को WTO ने प्रिजर्व करने की कोशिश करी है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करी है। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल, आप प्राइम एग्जांपल देख सकते हैं कि आप जो ये आपका कोविड-19 चल रहा है, मान लीजिए, तो कोविड की जो वैक्सीन्स हैं, जो जितने भी लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया है, इसको टैकल करने के लिए वैक्सीन्स बनाई हैं, तो उनको उसका मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाए, उनको उसका पैसे में भुगतान किया जाए, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया था।
ठीक है। किसी दिन मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरी जो इसकी जो जर्नी रही है, हिस्ट्री रही है, उसको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 6-7 होती हैं। जैसे सबसे पहला है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क वो होता है जब कोई कंपनी अपने कोई लोगो बना देती है, जिसका ब्रांडिंग कर देती है। मान लीजिए एप्पल का जो कटा हुआ एप्पल का जो होता है सिंबल, उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। और अगर वो आपका सिंबल जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट पर लगा हुआ हो, तो आप इजीली आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। किस लिए परचेज़ कर लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये एप्पल का ट्रेडमार्क है, एप्पल का इसमें लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब आपको उसके ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया जाता है और इसके ऊपर पूरा चीज़ें चलती हैं, पूरा लॉफुल चलता है। ठीक है, इसके अलावा पेटेंट है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ अच्छा बनाया है, उसके आपने पेटेंट ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपका लिटरेसी वर्क के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया था म्यूज़िक के लिए होता है, बुक्स के लिए होता है, मतलब किसी भी चीज़ जो आपका ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है, आर्टिस्टिक जो वर्क होते हैं, वो सारे कॉपीराइट से सेव किए जाते हैं। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी वही सब चीज़ें आती हैं। डिज़ाइन अपने कोई इंडस्ट्री का कोई अच्छा डिज़ाइन बना दिया। और एक होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियोग्राफी के ऊपर होता है, यानी कि उस जगह को मेंशन करके वो दिया जाता है। मान लीजिए आपका बनारसी साड़ी जो है वो आपका है। इसके अलावा जो मार्बल होता है, मकराना का मार्बल आपका राजस्थान का होता है, वो आपका इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं जीआई टैग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उस जगह को टैग दिया जाता है, जिससे उसकी जो कह सकते हैं आप, उसको बढ़ावा मिलता है, उस जगह की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलता है उस जीआई टैग की वजह से। इसके बाद में आता है लेआउट डिज़ाइन। ये भी आपका सर्किट के ऊपर होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, कुछ आपने कुछ कोड लिख दिए, वो सब चीज़ें होती हैं। ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में अगला जो एग्रीमेंट है ट्रिम्स, जिसको हम इसका फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। सर्टन इन्वेस्टमेंट के मेजर्स को हम ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव और ट्रेड को बढ़ावा देने के इन्वेस्टमेंट्स के मेजर को हम बढ़ावा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी कराए गए हैं यहाँ पर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको ये एग्रीमेंट किया गया था। यहाँ पर डोमेस्टिक सपोर्ट दिया जाता है। डोमेस्टिक सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर तीन टाइप की सब्सिडी दी जाती हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई बार, नेट के सिलेबस में भी पूछा जा चुका है, और काफ़ी जो एग्ज़ाम होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछा जा चुका है कि आपकी जो सब्सिडीज होती हैं कितने टाइप की होती हैं, जो कितने बॉक्स होते हैं आपके सब्सिडीज़ के। तो सबसे पहला है ग्रीन बॉक्स, दूसरा है ब्लू बॉक्स, तीसरा एम्बर बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडीज वो रिसर्च डेवलपमेंट में दी जाती है, डायरेक्ट दी जाती है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, एमएसएमईज होती हैं, उनको दी जाती हैं। और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ हैं, वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को 10% दिया जाता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 5% दिया जाता है। इससे ऊपर आप नहीं दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एग्रीमेंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए WTO किस लिए बनाया गया था, मार्केट एक्सेस देने के लिए। हर कंट्री की जो मार्केट है उसमें दूसरी कंट्री को एक्सेस मिल सके, इसके लिए ये बनाया गया था। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेस अगर दूसरी कंट्री का मिलेगा, दूसरी कंट्री के मार्केट का एक्सेस मिलेगा, तभी आप अपना जो ट्रेड है उसको बढ़ा पाएंगे। और जब एक कंट्री दूसरी कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं, तो वहाँ पर सबका ग्रोथ होती है, और इंडस्ट्री ग्रो करती है, देश ग्रो करता है वो। और इसके अलावा जो आपका जो वर्ल्ड है वो भी डेवलप करता है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। इसके अलावा स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म बनाया गया है। सेफ स्पेशल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया है, कुछ मैकेनिज्म बनाया गया है इसके लिए। WTO बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के ऊपर, यानी कि यहाँ पर टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के ऊपर भी बहुत सारी एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो इस इंडस्ट्री को भी बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटरी मेजर्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री कुछ भी आपको बेच सके, दूसरी कंट्री में बेच सकता है, लेकिन जैसे वहाँ पर भी कुछ होते हैं आपके कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचे सकते हैं जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। तो ये भी आपके सैनिटरी मेजर्स होते हैं, इस मेजर्स में आते हैं। इसके अलावा एक अपडेट है, जो 12th मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो होनी थी आपकी 30 नवंबर से दिसंबर के बीच में कुछ टाइमिंग थी, उसकी डेट मुझे याद नहीं है, तो उसको अभी कोविड के चक्कर में पोस्टपोन किया गया। बहुत ही कल ही परसों की जो ये न्यूज़ है मुझे मिली थी, तो मैंने यहाँ पर अपडेट किया है। मैं ये वीडियो आपका 29 नवंबर को बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वैसे अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपके ये लिए इन्फॉर्मेशन उतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपको बाकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो उम्मीद करता हूँ आपको आ गई होंगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला हो अच्छा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिनको भी लगता है आपको ये वीडियो देखनी चाहिए।
उनको तक पहुँचाइए वीडियो। सो थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।